आज हम विलयन पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ी थी। आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब अपन आगे बात करते हैं द्रव्य विलयन की। द्रव्य विलयन की, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। द्रव्य विलयन में जो विलेय होगा वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो विलायक है वो हमेशा द्रव होगा। तो इसके आधार पर हम द्रव्य विलयन को 3 भागों में विभाजित करेंगे। एक रूपरेखा बना रहे हैं ताकि आपको आगे पता चलता रहे कि ये पार्ट कहाँ पर चल रहा है। तो सबसे विलायक हमेशा द्रव रहेगा। विलेय ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, जैसे यदि गैस और द्रव से मिलकर बना है कोई विलयन, तो हम इस जैसे मान लीजिए कोई गैस है CO2 और ये किस में विलय है, H2O में विलय है। तो इससे जो जैसे इसके लिए उदाहरण है सोडा वाटर का, तो हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। एक आउटलाइन बना रहे हैं ताकि आपको ये पता चलता रहे कि ये पार्ट कहाँ चल रहा है। जब गैस से द्रव में विलय होगी तो हम कौन सा नियम पढ़ेंगे, हेनरी का नियम पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे कि कोई द्रव है, वो किस में विलय है, द्रव में विलय है। जैसे अल्कोहल है और वो जल में विलय है, तो हम उसके लिए पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, ठीक है दोस्तों। और हम आगे पढ़ेंगे इसके आगे आदर्श व अनादर्श विलयन। आदर्श व अनादर्श विलयन, और इसके आगे पढ़ेंगे इनका विचलन और स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजोट्रोपिक मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण। आगे बात करते हैं, जब कोई ठोस जो है वो द्रव में विलय होगा, जैसे नमक है उदाहरण, और ये जल में विलय है, तो हम इसके लिए पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके लिए हम पढ़ेंगे अणुसंख्यीय गुणधर्म। अणुसंख्यीय गुणधर्म ये कितने होते हैं, 4। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वान ठाप गुणांक, और इस पार्ट को हम पूरा कर देंगे। तो ये एक रूपरेखा है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि चैप्टर कहाँ चलता है। तो मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ। यदि गैसें द्रव में विलय है तो हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे। यदि द्रव द्रव में विलय है तो हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। और यदि ठोस यदि कोई द्रव में विलय है, जैसे नमक यदि जल में विलय है, तो हम अणुसंख्यीय गुणधर्म पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम आज बात करेंगे गैसों की द्रव में विलयता की। तो हम हेनरी का नियम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहला बात करते हैं गैसों की द्रव में विलयता। गैसों की द्रव में विलयता कैसे होती है। जो गैसें हैं वो द्रव में अत्यधिक कम विलय होती है, तो गैसों की जो द्रव में विलयता होती है स्थिर ताप पर, उसको हम कहते हैं अवशोषण गुणांक। स्थिर ताप पर गैसों की स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में विलयता को, स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में विलयता को अवशोषण गुणांक कहते हैं दोस्तों। अवशोषण गुणांक कहते हैं, अवशोषण गुणांक कहते हैं। और अवशोषण गुणांक को बुन्सन ने बताया था, याद रखिएगा। तो गैसों की द्रव में विलयता क्या कहलाती है दोस्तों, अवशोषण गुणांक। तो क्या कहेंगे, गैसों की स्थिर ताप पर किसी गैसों की द्रव में विलयता अवशोषण गुणांक
कहलाती है। अब बात करते हैं गैसों की द्रव्य विलेयता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही सरल है। एक बार आप ढंग से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। जहां समझ में नहीं आए वह वीडियो रोककर पीछे ले लीजिए, तब बार बार देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात होती है जो गैसों की विलेयता को प्रभावित करती है वो करती है गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति। अब देखिए दोस्तों, जो गैसें हैं वो दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी गैस और जो दूसरी होती है वो होती है अस्थायी गैस। स्थायी गैसें एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनी होती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनी है। जबकि अस्थायी गैसें हैं SO2, वो एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है तथा इनका द्रवीकरण आसानी से हो जाता है। अस्थायी गैसों का द्रवीकरण सरलता से हो जाता है, अतः जो अस्थायी गैसें हैं वो गैसें अत्यधिक विलेय होती है। ये गैसें द्रव में अत्यधिक विलेय है, अत्यधिक विलेय है। जबकि स्थायी गैसें जो हैं वो द्रव में कम विलेय है या अविलेय है, लगभग अविलेय होती है, लेकिन हम इसको कम विलेय लिखते हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों, गैसों की प्रकृति जो अस्थायी गैसें होगी वो अत्यधिक विलेय होगी। जो दूसरा है दोस्तों वो है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति समझिएगा दोस्तों। अब देखिए कि जो विलेय है वो भी दो प्रकार का होगा। देखिए, एक मैंने बताया था आपको, वो है ध्रुवीय विलेय, एक होता है अध्रुवीय विलेय। बात करते ध्रुवीय विलेय किसे कहेंगे? ध्रुवीय विलेय कहेंगे जिसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता है। और अध्रुवीय विलेय किसे कहेंगे? जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। तो जो ध्रुवीय विलेय है वो ध्रुवीय विलायक गैसों द्रव में अत्यधिक विलेय होंगे। ध्रुवीय विलायक में अत्यधिक विलेय। ठीक है दोस्तों। जबकि अध्रुवीय विलेय है वो अत्यधिक विलेय किस में होंगे? अध्रुवीय विलायक में। अध्रुवीय विलायक में अत्यधिक विलेय होंगे। यदि ध्रुवीय विलेय को अध्रुवीय विलायक में घोलोगे तो वो विलेय नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है वो है विलयन का तापमान। विलयन का तापमान बिल्कुल सरल है दोस्तों। देखो ध्यान रखिएगा, जब दाब स्थिर हो, स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर, स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है। गैसों की विलेयता घटती है। स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है। अब क्यों घटती है दोस्तों? इस कारण घटती है क्योंकि जब हम स्थिर दाब पर ताप बढ़ाते हैं तो जल में घुली हुई गैसों की जो ऊष्मा है वो मुक्त होती है। ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा मुक्त होने पर ला-सातेलिया का नियम लगता है कि जब ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर साम्य उस पर विस्थापित होता है जहां पर ताप का प्रभाव कम हो। तो विलयन का तापमान पर क्या है? ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटेगी। ये हो गया आपका तीसरा कारक। जो चौथा कारक है दोस्तों वो है द्रव में घुले अन्य पदार्थों की उपस्थिति। अन्य पदार्थों की उपस्थिति। द्रव में घुले अन्य पदार्थों की उपस्थिति। जैसे मान लो द्रव में
कोई विद्युत अपघटय या कोई कार्बनिक पदार्थ पहले से उपस्थित हो तो विलेयता घटती है, तो विलेयता घटती है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं। जो पांचवा प्रभाव है वो है दाब का प्रभाव, और हम इसके लिए पढ़ेंगे हेनरी का नियम। दाब का प्रभाव को किसने बताया था? हेनरी ने बताया था। तो गैसों की कौन सा नियम पढ़ेंगे? हेनरी का नियम, ध्यान रखिएगा। तो गैसों की द्रव में विलेयता को हेनरी के नियम से बताते हैं। हेनरी के नियम से, हेनरी के नियम से बताते हैं। तो अपन शुरू करते हैं। हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम, तो कंडीशन ध्यान रखिएगा दोस्तों। स्थिर ताप पर हेनरी ने अपना जो गैसों की विलेयता के नियम दिया था वो किस ताप पर दिया था? जिसका तापमान क्या हो? स्थिर ताप हो। तो स्थिर ताप पर किसी विलायक में, किसी स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा, जिसको हम स्मॉल m से दर्शाते हैं, स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा गैस के दाब P के समानुपाती होती है। इसके ताप P के समानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे जो ये m है वो प्रोपोर्शनल होगी P के, यानी गैस की मात्रा बढ़ने पर दाब बढ़ेगा। और जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हेनरी स्थिरांक आ जाएगा K, और जो ये K होता है वो होता है हेनरी स्थिरांक। K क्या होता है? हेनरी स्थिरांक। तो स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा गैस के दाब P के समानुपाती होती है। तथा ये जो समीकरण है दोस्तों, इसको नंबर 1 देते हैं, तथा ये सीधी रेखा का समीकरण होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि घुली हुई गैस की मात्रा को गैस की सांद्रता के रूप में लेते हैं। तो जो गैस की मात्रा है वो मैंने आगे सांद्रता के पद बता दिया आपको। जो गैस की मात्रा है उसको हम गैस की सांद्रता के रूप में लेते हैं, और गैस की सांद्रता को जो है हम मोल भिन्न लिखते हैं। मोल भिन्न लिखते हैं, और मोल भिन्न को किससे दर्शाते हैं दोस्तों? x से। तो क्या हो जाएगा नियम कि स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली मोल भिन्न की मात्रा गैस के दाब P के समानुपाती होती है। यानी ये जो दाब है वो मोल भिन्न के समानुपाती भी होगा, यानी x प्रोपोर्शनल टू P भी होगा। और जब हम इसको हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा K डैश P। क्योंकि x क्यों लिखा दोस्तों? क्योंकि जो गैस की मात्रा है उसको हम गैस की सांद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं, तथा गैस की सांद्रता को हम मोल भिन्न से दर्शाते हैं। तो ये आपका आ गया x प्रोपोर्शनल टू P और x बराबर Kp। वापस देख लेते हैं। स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है, तथा जब हम गैस की मात्रा और दाब में ग्राफ खींचेंगे तो सीधी रेखा आएगी, और जो गैस की मात्रा है उसको हम गैस की सांद्रता के रूप में लिखते हैं, और जो गैस की सांद्रता को हम मोल भिन्न से दर्शाते हैं। तो x प्रोपोर्शनल टू P, तो x बराबर आ जाएगा Kp। अब हम बात करेंगे कि हेनरी का नियम किसके लिए लागू नहीं होता, यानी हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं दोस्तों। जैसे पहला है, उस गैस का दाब अधिक न हो, यानी उच्च दाब नहीं होना चाहिए, दाब अधिक न हो। जो दूसरी सीमाएं है वो दोस्तों, ताप कम न हो,
तथा तीसरी जो है वो विलयन तनु होना चाहिए। विलयन तनु होना चाहिए, यानी विलय की मात्रा विलायक में कम होनी चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए। आपको वो एक याद रखनी है कि जो हेनरी का नियम है वो उच्च दाब व निम्न ताप पर लागू नहीं होगा। उच्च दाब व निम्न ताप पर लागू नहीं होगा। उच्च दाब व निम्न ताप पर लागू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं हेनरी के नियम के उपयोग की। हेनरी का नियम का सामान्य दैनिक जीवन में उपयोग आपने जब सोडा वाटर तो पिए ही होगा। हेनरी के नियम के उपयोग, उसमें क्या करता है, वो सोडा वाटर वाला एक कांच की गिलास में पानी भरकर उसको जोर जोर से हिलाता है। इस कारण हिलाता है दोस्तों क्योंकि वो उस कांच की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठी करता है तथा एक साथ खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड की जल में विलेयता बढ़ जाती है। तो पहला कहाँ उपयोग है, सोडा वाटर में। आपने देखा ही होगा सोडा वाटर बनाने वाला। सोडा वाटर में किसकी, का CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उस कांच की बोतल में CO2 को इकट्ठा करता है और उस बोतल को जोर जोर से हिलाया जाता है ताकि जोर जोर से हिलाने पर दाब बढ़ जाए और दाब बढ़ने पर क्या हो, ये जो गैस है वो जल में विलय हो जाए। तो सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद करते हैं। तो पहला उपयोग तो ये हो गया दोस्तों। तो दूसरा उपयोग है दोस्तों, वो है पानी में बदबू आने पर पानी को उबालकर ठंडा किया जाता है। पानी को उबालकर ठंडा किया जाता है ताकि गर्म करने पर उसमें घुली हुई खराब गैसें बाहर निकल जाए। ताकि गर्म करने पर उसमें घुली हुई गैसें बाहर निकल जाए। तो ये था दोस्तों हेनरी का नियम। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।